हूं कि देश के प्रतिष्ठित रंग महोत्सव जयरंगम के मंच पर आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रतिष्ठित रंगमंच से हमें अपनी बातें शेयर करने को मिली हैं और इसके लिए हम रंगमंच जयरंगम का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आज का हमारा विषय है देश में लोक नाट्य व आधुनिक नाट्य परंपरा। इसके लिए हमने दो बहुत ही मूर्धन्य महानुभावों का आमंत्रित किया है। पहले मैं स्वागत करता हूं अर्जुन देव जी चारण साहब का। नमस्कार चारण साहब। नमस्कार। नमस्कार। आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राजधानी विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय जोधपुर के, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी जोधपुर के, और वर्तमान में आप वाइस चेयरमैन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपके विचारों से हम लाभान्वित होंगे, निश्चित रूप से हमारे दर्शकगण बहुत बहुत लाभान्वित होंगे। और दूसरी हस्ती हमारे साथ में है देश के जाने माने रंगकर्मी, वरिष्ठ रंगकर्मी, प्रबुद्ध रंगकर्मी गोपाल जी आचार्य। गोपाल जी आचार्य रंगकर्मी हैं, रंगकर्मी होने के साथ ही आप बहुत कुशल चित्रकार हैं और स्कल्पचर आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। मैं इनके बारे में बहुत अधिक नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शांति निकेतन जैसी संस्थाएं हैं, जब उनको नाटक के लोगों की आवश्यकता होती है वर्कशॉप करवाने के लिए, तो गोपाल जी आचार्य जैसी विभूतियों को आमंत्रित करते हैं। नहीं, इतना तो बोलना पड़ेगा, आप जा चुके हैं वहां नंदिता दास के साथ में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है? बस तो ये बुला देते हैं। अर्जुन दादा बैठे हैं ना, ज्यादा होगा तो दादा टोक देंगे अपने को। तो ऐसे दो विभूतियां हमारे साथ में है। मैं दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि रंगमंच में दर्शक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रंगमंच में मंच पर अभिनय करने वाले कलाकार हैं, निर्देशक हैं, लेखक हैं, उतना ही महत्व दर्शक बंधुओं का भी है। तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आइए, मैं बहुत अधिक समय नहीं लेता। देश में लोक नाट्य व आधुनिक नाटक परंपरा, इनमें क्या सामंजस्य है, क्या कौन से तत्व रह गए हैं जिनको शुमार करना आवश्यक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं अर्जुन देव जी चारण साहब से अनुरोध करता हूं कि देश में जो लोक नाटकों की परंपरा है उसके इतिहास को हमारे साथ में कुछ शेयर करें। तो नए दर्शक बंधु कुछ जानना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी। भारत एक बहुसांस्कृतिक छवियों वाला देश है और यहाँ पर कलाओं की समृद्ध परंपरा रही। हम किसी भी प्रदेश में चले जाएं, उस प्रदेश की शास्त्रीय एवं लोक परंपराएं एक दूसरे से इतनी गूंथी हुई लगती है, गूंथी हुई मिलती है कि उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। जी, हम जिसे लोक नाट्य परंपरा कहते हैं, मूलतः उसको समझने की जरूरत है। आज तक होता ये रहा है कि हमने ये मान लिया है कि लोक नाट्य शास्त्रीय परंपरा से बिल्कुल अलग कोई परंपरा रही है। लेकिन यदि हम भारतीय नाट्य परंपरा के आदि ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संदर्भ लें, तो हमें ये पता लगेगा कि
हम आज जिसे लोक नाट्य परंपरा कहते हैं वो मूलतः नाट्य शास्त्र की ही परंपरा, क्योंकि नाट्य शास्त्र अपने ग्रंथ में ये बताता है कि नाट्य के जो 11 तत्व है, जिसमें एक तत्व है धर्मी, और धर्मी धर्मी। के उन्होंने दो भेद किए, एक है लोक धर्मी और एक है नाट्य धर्मी। और लोक धर्मी को 2 पद में नाट्य शास्त्र व्याख्यायित करता है। अपने 14वें अध्याय में नाट्य शास्त्र ये बताता है कि जो लोक का सुख दुख का स्वभाव है वो सहज रूप से जहां अभिव्यक्त होता है, बिना आंगिकता के, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है जी। कि जहां आंगिकता रहित हो उसे उन्होंने कहा ये लोक धर्मी परंपरा है। लेकिन जिसे नाट्य धर्मी परंपरा कहा है, जिसको आज हम लोक नाट्य परंपरा समझते हैं, वो सारे के सारे जो उन्होंने 9-10 पदों में नाट्य शास्त्र ने कहा है, उसमें एक बात पर खास जोर दिया गया है कि जिसमें अतिशयता, यानी चीज को जहां कुछ बढ़ा के बताया गया, यानी अगर आपको कुछ भी कहना है तो कुछ बढ़ा के कहना। वो कहते हैं चाहे वाक्य हो, चाहे क्रिया हो, चाहे भाव हो, जहां अतिशयता है, एग्जेजरेट जो करना है, जो हम नाटक में देखते हैं और मॉडर्न थिएटर में जिसे बहुत ज्यादा प्राचीन जो हमारे शास्त्र हैं वो उसे कहते रहे हैं। तो ये जो अतिशयता का गुण है, हमारी लोक नाट्य परंपराएं जो भी रही है वो सब आंगिकता से युक्त है। इसलिए जिसे नाट्य शास्त्र कह रहा है लोक धर्मी, वो मूलतः लोक धर्मी नहीं है। हुआ ये कि संस्कृत भाषा की जो परंपरा जब जन साधारण में बोलने से हटी और जो देशीय भाषाएं अलग अलग जगह पे पनपने लगी, तो एक जो समृद्ध नाट्य परंपरा थी जिसे हम संस्कृत नाट्य परंपरा कहते हैं, जी। वो परंपरा असल में उन देशीय भाषाओं में शिफ्ट हो गई। तत्व वही है जो संस्कृत नाट्य परंपरा थी, लेकिन उसको उन्होंने कहा ये लोक नाट्य परंपरा, क्योंकि वो लोक भाषा में, अंतर सिर्फ इतना है कि जब वो संस्कृत नाट्य परंपरा लोक भाषा में आई तो उसे कहा गया ये लोक नाट्य परंपरा। वस्तुतः जिसे लोक नाट्य नाट्य शास्त्र कहता है वो जी। ये लोक नाट्य है ही नहीं। ये नहीं है। लोक नाट्य तो संस्कृत नाट्य का ही लोक भाषा में रूपांतरण है। इसलिए जब हम लोक नाट्य परंपरा भारत की कहते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें वही सारी चीजें, आधुनिक नाटक जिसे हम कहते हैं, वो आजादी के बाद खास तौर से जिन चीजों से हट गया उसमें प्रमुख है गीत और संगीत, नृत्य और गायन, गायन। जो कि जिसे हम कहते हैं कि ये लोक नाट्य का महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन संस्कृत परंपरा में जो 11 तत्व नाट्य के माने गए, नाटक के जो 11 अंग माने गए, उसमें गान और नृत्य प्रमुख अंग है। अभिनय के साथ, रस के साथ, रंग के साथ गान और संगीत। तो जहां भी संगीत और नृत्य है
जिसे हमने मान लिया कि ये लोक नाट्य परंपरा। वस्तुतः नाट्य शास्त्र ये कहता है कि जो सहजता से अभिव्यक्त हो वो लोक धर्मी परंपरा है, लेकिन उसके साथ उसने एक शर्त लगा रखी है, आंगिकता रहित, यानी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अब बगैर फिजिकल एक्टिविटी के आप कैसे थिएटर करेंगे? इस पेच को नाट्य शास्त्र नाट्य धर्मी से कहता। वो कहता है कि जहां भी आपने किसी चीज को जरा सा बढ़ा के बताया, आप चल रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप नृत्य कर रहे हैं, वो नाटक है। जिसे हम कहते हैं कि नाटक कर रहा है, जैसे बातचीत में भी हम लोग कहते हैं कि ज्यादा नाटक मत कर, वो क्या है? हम किसी चीज को जरा बढ़ा के बताते। बातचीत कर रहे हैं तो हाथों को कुछ ज्यादा हिलाते। हमारी भारतीय परंपरा ये कहती है कि जहां आंगिकता रहित हो वो लोक धर्मी है, लेकिन जहां आंगिकता है, और क्योंकि आंगिक अभिनय नाट्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, अभिनय के जो 4 भेद कहे गए हैं उसमें आंगिक अभिनय एक प्रमुख भेद है। अब अगर उसको माइनस कर देते हैं तभी हम कह सकते हैं कि ये लोक की परंपरा है, अन्यथा वो उसी शास्त्रीय परंपरा का हम अनुगमन कर रहे हैं जो संस्कृत परंपरा से देशी भाषाओं में हम तक पहुंची और आज पूरे भारत में जो हमें दिखाई दे रही है। एक बात डॉक्टर साहब, मैं आपके इसी बात के साथ में गोपाल जी के विचार भी जानना चाहता हूं कि लोक नाट्य का हम लोग क्या अर्थ लेते हैं रंगकर्मी रंग कर्म करते समय। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो धर्मी है और उसमें आंगिक चेष्टाओं के लिए निषेध किया गया है, लेकिन जब नाटक होगा तो आंगिक चेष्टाओं को एक्सेजरेट करके कहा जाता है, दैट इज नाटक। तो अपन लोक नाट्य को किस शेप में लेते हैं गोपाल जी? प्रणाम डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूं। और बात तो वैसे यही पूरी हो जाती है जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है, तो उसके बाद लोक नाट्य को अलग से समझने वाली कोई बात मुझे लगता है कि अब रही नहीं। फिर भी जैसा आप पूछ रहे हैं कि हम कैसे समझते हैं, हम चूंकि हमने शास्त्र पढ़कर लोक नाटककार या लोक नाट्य जो करने वाले कलाकार हैं या जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वे सब जो कुछ भी जिस भी तरह से करते रहे हैं उस करते रहने को देखकर बाद में मुझे लगता है कि किसी शास्त्र में लिखा गया होगा कि ये इसका भेद है, ये इसके अंग है। जिस तरह से करता रहा है लोक, जिस तरह से अभिव्यक्त होता रहा है लोक, उसी तरह से जैसा जैसा समझ में आया। जैसे मैं सोचता हूं कि जैसे हमारे शादी ब्याहों में जो औरतें गीत गाती थीं, अब तो खैर वो वैसा रहा नहीं है, पहले जैसे गीत गाती थी, मुझे कई बार ये ताजुब होता था कि इन गीतों की धुनें किन्होंने बनाई, किसने बनाई। ऐसे जो गीत शादी ब्याह में या उत्सवों में महिलाएं गाती थी, या तो कौन था उनकी धुन बनाने वाला, कौन था, कौन? जैसे शादी में एक होता था जिसको हमारे मेवाड़ में टूटिया बोलते हैं, वो बारात जाने के बाद औरतें मिलकर वहां फिर से एक और शादी रचाती है और दूल्हा भी बनता है, दुल्हन भी होती है, वो पूरा प्रोसेस पूरा होता है। उसमें जो कुछ किया जाता है वो पूरा अभिनय है एकदम। और उसमें मतलब आमतौर पे जिसको हम ये कहते हैं ना कि अरे ये तो अश्लील है, वो भी वहां अश्लील नहीं है, महिलाएं उस पूरा नाटक करती है वो। अब ये कहां से शुरू हुआ होगा और
कि इसमें जो गीत गाए जाते हैं वो गीत कैसे गाए, उनकी धुनें कैसे बनी, उनको लिखा किसने, ये सब चीजें सोचता हूं तो मुझे ये ताज्जुब होता है कि नहीं, मुझे ये नहीं, कई बार मुझे लगता है कि अरे ये कौन लोग हैं जो परंपराओं से, जैसा डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि संस्कृत नाटकों से जो आया, और ये सच बात है वाकई में, जो परंपरा से चला आ रहा था, तो पूर्ववर्ती जो भाषा रही वो तो संस्कृत रही, तो उस भाषा में जो कुछ भी कहा गया है, जो भी कुछ रिकॉर्ड किया गया है, जो भी अभिलेख बने हैं, जो भी शास्त्र रचे गए उस वक्त के, और उस वक्त से जो नाटक जो होता चला आ रहा था, वो भी संस्कृत में जो नाटक लिखे गए होंगे, कालांतर में वही लोक नाटकों में आया। लेकिन कहीं न कहीं यहां पर वे लोग भी शामिल हो गए जो संस्कृत भाषी नहीं थे, क्योंकि संस्कृत भाषा तो एक वक्त के बाद में चलन में ही नहीं रही, लेकिन चूंकि नाटक जो थे वो संस्कृत में होते रहे थे, तो कालांतर में बाद में जो जो जनजीवन जो था, जिस भी तरह से अभिव्यक्त हो रहा था, जिस भी तरह से, इवन देन गालियां भी जो निकाली जा रही थी, जिसको हम कहते हैं कि अरे अश्लील भाषा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी उनकी भाषा का हिस्सा था, वो गालियां नहीं थी, वो भी एक तरह से तरीका था कहने का। तो कई लोक नाटों में गालियां इस्तेमाल हुई हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये गाली है या अश्लील है, वो भी गाली नहीं थी। गाली बाद में तब हुई कि जब आपने उसको समझने में अपनी नीयत दूसरी लगाई, तब वो गाली हो गई, उससे पहले वो गाली भी नहीं थी। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। और एक बात बड़ी अच्छी निकल आई आपकी बातों से, हमेशा बहुत अच्छी बातें निकल पाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे मुखातिब होता हूं कि गोपाल जी ने एक बात निकाल दी कि सब शादी ब्याहों के बाद में टूटिया, ये एक उदाहरण देने के लिए बहुत खूबसूरत बात कही है। टूटिया बहुत ही मनोरंजक, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत चीज होती है और अभिनय पूरा होता है। तो लोक परंपराओं में वो कौन से तत्व हैं जो बहुत अधिक प्रभावित करते थे हमें, और आधुनिक समय में, आधुनिक नाटक में वो चीजें रह गई या यूं की यूं मौजूद हैं? असल में जब हम शास्त्र और लोक के भेद को समझते हैं जी, तो हमें ये समझना चाहिए कि मनुष्य का जो मानस है, उस मानस के कितने भेद हैं, क्योंकि तब हम उस लोक मानस को समझ पाते हैं जो रिफ्लेक्ट होता है और जिसे हम कहते हैं कि हाँ ये लोक है। और पिछले कुछ वर्षों में, यानी पिछली सदी में, विदेशों में इस पे बहुत काम हुआ, इस मानस को समझने की। वैसे तो हम फ्राइड, जुंग, एडलर वगैरह को उन नामों से परिचित हैं, लेकिन अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है जो ब्रेन मैपिंग का काम करता है, और वहां के एक निर्देशक हुए, उन्होंने ये जांच कर बताया कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, और उसके वो 3 अलग अलग लेवल हैं। उनको उन्होंने नाम दिए रेप्टिलियन ब्रेन, मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन। हम उसे चेतन, अवचेतन इस तरह से बांट के देखते हैं। अगर हम अपनी भारतीय परंपरा में कहें कि चेतन है, अचेतन है, अब जी, अचेतन और चेतन के बीच में एक अवचेतन है, वही लोक मानस है। एक चेतन है जिससे हम सब कुछ जीवन में व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। एक अवचेतन है हाँ जो जी, पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बीच का एक हिस्सा है जिसे अवचेतन कहा गया है। चेतन और जी, अचेतन के बीच एक अवचेतन है जिसे वो कहते हैं ये लोक मानस है। उसे उन्होंने कहा ये रेप्टिलियन ब्रेन है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि विज्ञान ये कहता है हजारों सालों की, लाखों सालों की
मनुष्य के विकास की लंबी प्रक्रिया में भी वो रेप्टिलियन ब्रेन चेंज नहीं हुआ है और मनुष्य के सारे आवेग उस रेप्टिलियन ब्रेन से संचालित होते हैं। हम जो ह्यूमन ब्रेन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम ये करते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, खुद को अच्छा से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारा आदिम मानस है, जिसे लोक मानस कहा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया लाखों सालों के बाद, जबकि इस ह्यूमन ब्रेन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि साइंस ये कहती है कि उस रेप्टिलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन के बीच रिलेशन बनाना मुश्किल है कि ये कैसे जुड़ते हैं, लेकिन वो एक ही मनुष्य में वो तीनों हिस्से सक्रिय हैं। तो हम जब भी लोक की बात करते हैं तो असल में हमको उस लोक मानस को समझना, लोक मानस कैसे रिफ्लेक्ट करता है, और लोक मानस का जो रिफ्लेक्शन है वही लोक प्रवृत्ति बनता है, जिसे भी हम लोक तत्व कहते हैं। हम कई बार चलते चलते कुछ ऐसा करते हैं, हमको खुद को लगता है ये क्यों हुआ, वो अवचेतन है, मनुष्य का अवचेतन है जिसमें वो रिफ्लेक्शन आता है। और ये जितनी भी रूढ़ियां हैं आज के समाज जी, जिसे हम अनुष्ठान पे देखते हैं कि ये रिचुअल्स हैं, उसमें जी, जो रूढ़ियां हैं वो सारे के सारे उस लोक के हिस्से हैं, जो हजारों वर्षों से अभी भी अपरिवर्तनीय है। मनुष्य ने बहुत विकास कर लिया, इसलिए लोक नाट्य को, लोक गीत को, लोक कथा को, इवन लोकोक्तियों को, पहेलियों को, इनको जब हम समझते हैं तो असल में हमको लोक मानस को समझने की जरूरत होती है। और एक बार जब हम उस लोक मानस को समझ लेते हैं जी, तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है कि अच्छा अच्छा ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, इसका मतलब ये वो आदिम मानस है जिसे लोक मानस कह के साइंस बताता है कि ये लोक मानस है जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। वो जब रिफ्लेक्ट होता है, जैसा कि मैंने कहा, लोक नाट्य परंपरा और हमारी जो आधुनिक नाटक परंपरा है, संस्कृत की उस रिच ट्रेडिशन के बावजूद बहुत सी चीजें ऐसी है जो आधुनिक नाटक नहीं अपना रहा, लोक नाट्य अपना रहा। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि हमारी भारतीय नाट्य परंपरा का प्रतिनिधित्व कोई अगर करता है तो वो लोक नाट्य करता है, आधुनिक नाट्य नहीं करता। जी, क्योंकि आधुनिक नाट्य ने तो उसी जो ह्यूमन ब्रेन है उसके हिसाब से अपने आप को परिवर्तित किया, हाँ, लेकिन लोक नाट्य जो है वो उसी परंपरा को पकड़े हुए चल रहा है। जैसे उदाहरण देता हूं, संस्कृत की परंपरा में नाट्य प्रारंभ होने से पहले झंडा स्थापित करने की परंपरा थी, जिसे वो कहते थे जर्जर की स्थापना करना। आज किसी भी मॉडर्न प्ले में आप नहीं देखेंगे कि वहां ध्वज को फहराया जाता है, ध्वज की स्थापना अब मॉडर्न थिएटर नहीं करता। लेकिन आज भी लोक नाट्य परंपरा में जहां लोक नाट्य खेला जाएगा वहां एक लकड़ी का बड़ा दंड रोपा जाता है, उसे कहते हैं डांडो रोपण। हाँ जी, जी, वो उसी का सिंबल है, यानी वो इंद्र का ध्वज है जिसे उस स्थान पे स्थापित किया गया है, और इंद्र ये माना गया है कि उसकी रक्षा करेगा, उस विधा की रक्षा करेगा। ये जो तत्व है ये आधुनिक नाट्य में नहीं है, ये लोक नाट्य का हिस्सा है। तो ये मूलतः उसी परंपरा से आया। ठीक इसी तरह से अगर हम लोक नाट्य परंपरा का एक और पक्ष देखें, अगर हम संस्कृत नाट्य परंपरा को देखें तो वह पूर्व रंग की एक स्थिति बनती है। हाँ जी,
म्यूजिक वाले बैठे हैं, दूसरे सारे लोग, कौन कहाँ बैठेगा इसकी व्यवस्था होती है। फिर अभिनेता एंट्री लेता है, उनसे हाथ मिलाता है, बातचीत करता है, प्रणाम करता है, वाद्यों को प्रणाम करता है। आधुनिक नाटक में तो नहीं होता। लेकिन आप लोक नाट्य को देखिए, अगर आप राजस्थानी नाटकों की लोक नाट्य परंपरा को देखें तो एक्टर आते ही क्या करता है, वो एक गाते हुए एंट्री लेगा और उस डांस के तीसरे स्टेप पे जाके वो सबसे पहले उस वाद्य को प्रणाम करेगा। हाँ जी। फिर हाँ जी, उस वो वाद्य वाद्य को को प्रणाम प्रणाम करता है। करेगा, हाँ जी। फिर उस वाद्य वादक को प्रणाम करता है, हाँ जी। क्योंकि वो वाद्य वादक और वाद्य उसके काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। फिर वो दर्शकों का अभिवादन करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हम ये करने वाले हैं, आप हमारी मदद करना। आधुनिक नाटक ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि आधुनिक नाटक इन तत्वों से बाहर निकल गया। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि लोक नाट्य परंपरा ही मूलतः संस्कृत नाट्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। आधुनिक नाट्य जिसे हम कहते हैं आधुनिक, वो तो मूलतः एक कथा को हम तक पहुंचाने का काम करती है। वो अब ये खेल करती है कि अभिनेता जो है वो कैसे बोलेगा, वो उसकी स्पीच पे ज्यादा काम करती है। तो वो तो संस्कृत नाट्य परंपरा कहती है अति हाँ। अतिशय। आपने वाक्य को बोलने में जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा डाला, जैसे ही हम कहते हैं कि इसको जरा स्ट्रेस करो, एक्टर जब काम करता है तो हम कहते हैं इसको जरा इस शब्द को जरा स्ट्रेस करो। क्यों करना? लोक नाट्य नहीं करता है। आपने अगर लोक नाट्य देखे होंगे, वो तो गाते हैं और उस गाने का अपना एक शास्त्र है। विशेष बात यह है कि जिसे हम ये कहते हैं कि ये लोक नाट्य है, वो गाना आसान नहीं है गोपाल जी। वो यस एक्टर जो जी। है बहुत रियाज करके उसको गा पाता है। हाँ। वो हमको ये लगता है कि इसने ये 2.5 स्टेप लिए हैं और टक्कर ले लिया। वो नाचना आसान नहीं है। तो सच नट बात। होना तो मूलतः उस गाने और नृत्य से संबंधित था। आज हम आधुनिक नाट्य करने वाले जो भी अपने आप को नट कहते हैं, हमको पता है हम इन दो तत्वों से अलग हैं। हम इन दो तत्वों को नहीं जानते, हम ताल को नहीं जानते, हम लय को नहीं जानते। तो जो आदमी जीवन में लय और ताल को नहीं जानता है, वो जीवन में असफल व्यक्ति है। नाट्य इसीलिए हमारी मदद करता है कि वो हमको लय और ताल में रखता है, जीवन को लय और ताल से युक्त करता है। इसीलिए नाट्य की हमेशा जरूरत बनी रहती है। डॉक्टर साहब आपकी बात से एक बहुत सुंदर बात निकल आई। गोपाल जी, डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत बात कहे गए। दो बातें जिनका दोबारा भी उल्लेख करूंगा। पहली बात उसके अंदर ये आती है जो अभी अभी डॉक्टर साहब ने फरमाई कि आधुनिक नाटक ने गायन की और नृत्य वाली परंपरा लगभग छूट गई, जबकि लय और ताल जो हमारे परंपरागत नाटकों में थी होती थी, और लय और ताल जीवन में इंसान को सफल बनाती है। आधुनिक नाटक में ये तत्व नहीं है। अगर ये हो जाए तो इस नाटक का क्या स्वरूप हो जाए, और नहीं है तो हमें कितनी तकलीफ हो रही है, हम कितनी परेशानी में हैं इस नए की वजह से। वैसे तो डॉक्टर साहब को सुनते रहने का जो आनंद है, बहुत 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 अल्पज्ञ व्यक्ति हूँ, बहुत अल्पज्ञ हूँ, और मेरा मतलब डॉक्टर साहब को सुनते रहने का ही आनंद है। पर आपने प्रश्न किया है, असल में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लय और ताल की समझ नहीं है, और हमारे जीवन से जब लय और ताल छूट गया है जी, और अगर आया भी है जीवन में लय और ताल, तो वो किस तरह
से आया है। जी क्योंकि जो जो लयात्मकता, जो सांसों की लयात्मकता है, जो जीवन की लयात्मकता है, जो प्रकृति से मिली है, उस सब से हम थोड़ा थोड़ा जिस जिस भी तरह से दूर होते चले गए। और जिसको हम कह रहे हैं कि ये आधुनिक नाटक है, मुझे तो लगता है कि हमने असल में नाटक के मूल तत्वों को समझना ही छोड़ के सुविधाएं ले ली है कुछ, और उन सुविधाओं को नाम दे दिया है आधुनिक नाटक। अगर उस तरह से देखा जाए तो जी अगर हम जी लयात्मकता, और ये जो डॉक्टर साहब ने जो फरमाया है, ये बहुत गहरी बात है। अगर इसको उस तरह से समझे तो मुझे लगता है कि हम आधुनिक नाटक के नाम पे, जैसा पहले भी डॉक्टर साहब ने फरमाया, कि हम केवल कहानी पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। ये जो एक तरह से दुर्घटना हुई है, या ये जो हादसा हुआ है रंग कर्म के साथ, नाटक के साथ, इसको नए सिरे से वापस उस तरह से समझने की जरूरत है कि प्राकृतिक रूप से जो हमारा, जो संगीत के साथ और ताल के साथ, लय के साथ जो हमारा संबंध है जन्म से ही हर प्राणी का, और वो जो अवचेतन, चेतन और अचेतन है, वो हमारे अवचेतन में कहीं जो पड़ा रह जा रहा है, जिसको हमने, जिससे हम आगे बढ़ गए, उसको पीछे छोड़ के, उस लयात्मकता को छोड़ के हम आगे बढ़ गए, ये कहते हुए कि हम आधुनिक रंगमंच कर रहे हैं, प्रयोग धर्मी रंग कर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रयोग धर्मिता का मतलब ये तो कतई भी नहीं अर्थ रहा होगा कि हम लोग जो उसके मूल सुर है, या उसकी जो मूल लयात्मकता है, या उसके जो रंजक तत्व हैं, जैसा डॉक्टर साहब ये रंजना जिसको कहते हैं राजस्थानी में, उन सब तत्वों का जो विलोप हो जाना हुआ है, कारण क्या रहा होगा? किस तरह से हम अचानक अपने नाटकों को आधुनिक नाटक कह के थोड़ा सा धन्य धन्य हुए जा रहे हैं, सुविधाएं लिए जा रहे हैं। हाँ, सुविधा हो गई ना, जहां हम लय और ताल की जो जो उसकी गुण, जो क्या कहना चाहिए उसको, उसकी जो विशिष्टता है या उसके होने की जो खुसूसियत है, उसको तो हम छोड़ ही दिए है ना। हाँ। तो फिर हम जो कर रहे हैं वो क्या है? वो सुविधा है एक किस्म से। और ऐसी सुविधा लेकर हम लोग ये कहते रह रहे हैं कि हम नए प्रयोग कर रहे हैं, नए प्रयोग कर रहे हैं। अब जितना ये वैसा ही है जैसा हम कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं और हम विज्ञान जान रहे हैं और हम ऐसा पा रहे हैं, वैसा पा रहे हैं। तो वो कोई एक शेर किसी शायर साहब का मुझे याद आता है कि खुद का तो पा न सका और चांद का ले आया भेद, ये आदमी के साथ बड़ा हादसा हुआ। बहुत अच्छा। तो ये वैसा ही है। और आधुनिक नाट्य में मैं जहां तक समझता हूं कि हमारा जो लोक नाट्य है, भले हमारा कोई भी प्रांत हो, हमारे देश के किसी भी प्रांत में अपनी जो भी स्थानीय बोलियां या भाषाएं हैं, उनमें सारे जो लोक तत्व हैं वो वैसे ही हैं, एक सरीके ही हैं, बस भाषा का फर्क है। अचानक कैसे, कब ये आधुनिक रंगमंच जो आने लगा है, ये कहां से आया? ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई मेरे ख्याल से 59 में हुई थी। उसके बाद से ऐसा मुझे लगता है, मेरी जानकारी हो सकता है पूरी ना हो, मुझे लगता है कि अंग्रेजी नाटकों को लेकर जो शुरुआत हुई थी, आज भी जैसे अनुवाद करके हम लोग ये समझते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने बड़े किसी राइटर के नाटक को अनुवाद किया है और उसको हम करके समझ रहे हैं कि हमने आधुनिक नाटक किया है। या उसके बाद जो परंपरा चल पड़ी है, क्योंकि ज्यादातर अंग्रेजी नाटकों का या अंग्रेजी तरीका या विदेशी तरीकों के साथ हम हमारी स्थानीय भाषा, बोलियों और हमारे स्थानीय जो रिचुअल्स रहे, हमारे स्थानीय जो परंपराएं थी, लोकगीत थे, मुहावरे थे, वो सब जो छूटा है हमसे। अब जब भाषा ही नहीं बच रही है, मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो मैं इकलौते केवल डॉक्टर साहब को जानता हूं, डॉक्टर अर्जुन देव चारण, जो किसी भी सार्वजनिक मंच पर या कहीं भी राजस्थानी भाषा में पूरे अधिकार से बात करते हैं। और नई
कौन कितने लोग हैं जो इस भाषा को अपने बातचीत में लेते हैं? जो अपनी भाषा ही बातचीत में नहीं ले रहे हैं, वो लोक तत्वों के बारे में क्या जान पाएंगे? क्योंकि कोई भी भाषा, मुझे मेरी समझ से कोई भी भाषा, भले वो कोई भी भाषा हो, अपने साथ पूरी संस्कृति लेकर आती है। जब हम हमारी भाषा का सम्मान ही नहीं कर पा रहे, हम उसमें बातचीत ही नहीं कर रहे, तो हम उस संबंधित जितना भी तत्व है उसका परिचय कैसा, उससे जानकारी नहीं है, हम उससे गुजर ही नहीं रहे, उसमें मौजूद ही नहीं हो रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जब आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, हम हमारी जो मातृभाषा है, जिसको मायड़ भाषा कहते हैं डॉक्टर साहब, उस मायड़ भाषा में हम लोग संवाद ही नहीं कर रहे, तो उसमें रचा क्या जाएगा? वो तो पीछे छूट गया। और आज का जो आज जो भी युवा रंगकर्म कर रहा है, वो अपनी उस भाषा से परिचित ही नहीं है, जिसको आप लोक भाषा कह रहे हैं या लोक नाट्य कह रहे हैं या लोक तत्व कह रहे हैं। उस भाषा से ही वाकफियत नहीं है, उस भाषा से ही परिचय नहीं है, उसके शब्दों से परिचय नहीं, उन शब्दों की ऊर्जा से परिचय नहीं है, उनके अर्थों से, भावार्थों से तो फिर बात ही कहाँ है? फिर तो हम आधुनिक नाटक ही लेकर बैठे रह जाएंगे। लोक नाटकों के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उसको आगे उस परंपरा को वो आगे बढ़ेगी कैसे? वो जब तक जिया नहीं जाएगा, जब तक उसको बरता नहीं जाएगा, उसको बरतने में तो अब हम लोग बहुत ही मतलब ये जो लय और ताल वाला मसला है, ये तो छूट ही जाएगा, रूखा सूखा ही हो जाने वाला है। केवल विद्वता और केवल आप मतलब जिसको आप कहें ना ज्ञान दिखाने और ज्ञान केवल के देखो इंटेलिजेंसी दिखाने भर का मामला रह जाएगा। वो तरलता, सरलता, वो स्वाभाविकता और वो खूबसूरती और वो जीवन, वो नृत्य, वो सब तो फिर छूट ही जाने वाला है ना सर। एक बड़ी अच्छी बात फिर और आगे निकल आई है, मैं बात को और आगे बढ़ाता हूं। गोपाल जी बहुत सटीक शब्दों में और बड़ा खरा खरा और सीधा कह देते हैं। आपके इस बेबाक बोल का मैं सदा से कायल रहा हूं। रंगकर्मी भी बहुत लाभान्वित होते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो नए बच्चे अब नए तरीके से रंगकर्म कर रहे हैं और नए डायरेक्टर्स भी इसके अंदर शुमार हो रहे हैं, हमारी एक बहुत विशाल और समृद्ध लोक नाट्यों की परंपरा रही है। और जैसा आपने फरमाया और जो मैं समझ पाया कि हमारे अवचेतन मन में सदियों सदियों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। संभवतः उस अपरिवर्तन की वजह से ही जब भी किसी व्यक्ति को अपने फील्ड की, अपने बैकग्राउंड की कोई चीज सुनाई देती है या दिखाई देती है, तो उसके प्रति वो उसका रुझान हो जाता है। जैसे गांव ढाणी में रहने वाले हम लोग हैं, हमारे अवचेतन मन के अंदर भी वो गांव ढाणियों की और वो सारी बातें, वो सदाएं, वो चीजें गूंजती हैं। तो किसी भोपे के स्थान पर हम चले जाते हैं और वहां कीर्तन हो रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। वो संभवतः इसलिए कि हमारे अवचेतन मन में सदियों से वो चीज सुरक्षित है, आ रही है। तो एक आधुनिक रंगकर्म करने वाले व्यक्ति के अवचेतन में भी अपनी वो लोक परंपराओं का ज्ञान, आज चाहे उसे ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, उसका एहसास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो है। तो आधुनिक रंगकर्म को करने वाले ये जो नए हमारे रंगकर्मी साथी आ रहे हैं और जो हमारे निर्देशक बंधु आ रहे हैं, ये कैसे उस लोक तत्व को अपने आधुनिक नाटक में शामिल करें? आपका नए लोगों के साथ, पुराने लोगों के साथ काम करने का बड़ा भारी अनुभव रहा है। आप थोड़ा लाभान्वित करें, थोड़ा प्रकाश डालें इस बात पर कि लोक परंपराओं को नए बच्चे आधुनिक रंगमंच से कैसे जोड़ सकते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो बहुत अधिक रुचिकर बना देने वाली हैं, लग जाने वाली है, हो जाने वाली है? राजेंद्र सिंह जी, समस्या ये है नए लोगों के साथ जी, कि वो अपनी परंपरा से परिचित है ही नहीं और उस परंपरा से परिचित होना भी नहीं चाहते।
फैशन के लिए वो भले ही किसी चीज को उठा के वो अपने नाट्य में उसका उपयोग कर लेते हैं और उसको वो इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये परंपरा असल में आई कहां से। मेरा ये मानना है, हिंदुस्तान के अगर हम रंग जगत को देखें तो ऐसे बहुत कम रंग निर्देशक हैं जो अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, जो उनके काम में हमको दिखता है। अधिकांश लोग जो हैं वो चीजें नहीं जानते और कोशिश भी नहीं करते कि मुझे इसको जान लेना चाहिए। आप अगर हमारे आदि ग्रंथ को समझे, क्योंकि हम नाट्य की परंपरा कहां से लेंगे। आज अगर मैं ये कहता हूं कि मैं नाटक करता हूं तो मैं अपने आप को किस परंपरा में देखता हूं? मैं उसी कालिदास की परंपरा में खुद को देखूंगा ना। मैं घमंड किसका करूंगा? मैं थिएटर करता हूं तो मैं कालिदास की परंपरा में हूं, मैं बहुभूति की परंपरा, भास की परंपरा में हूं। हम जब एक लेखक के रूप में मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं किसको देखता हूं? मैं कहता हूं मैं सूर्यमल मिशन की परंपरा में, मैं मीरा की परंपरा में खड़ा हूं, ईश्वरदास की परंपरा में खड़ा हूं। तो हमको उनको पढ़ना पड़ेगा, हमको कालिदास पढ़ना पड़ेगा, हमको भास पढ़ना पड़ेगा। और माफ करना, ये बुरा लग सकता है मेरे रंग जगत के मित्रों को, लेकिन थिएटर करने वाला सबसे कम पढ़ता है। वो सिर्फ अपने डायलॉग पढ़ते, दूसरी चीज नहीं पढ़ता। तो जब आपने जीवन को पढ़ा ही नहीं, भाई नाटक जब हम करते हैं तो हम कहते हैं जीवन को पढ़ो। आपने तो जीवन को पढ़ा नहीं, आपने तो उस डायलॉग को याद किया है। थिएटर आपसे कहता है आंखें खुली रख, कान खुले रख। दो ही तो चीजें हैं जहां से आपको ज्ञान अर्जित करना है। हाँ, अगर आपने ये दोनों चीजें बंद कर ली तो आपके ज्ञान अर्जन का रास्ता बंद हो गया। आज का जो थिएटर करने वाला है वो कहता है नाटक में कि हमको बहुत गहरी दृष्टि से कैरेक्टर को समझना है। कैसे समझेगा जब तूने जीवन को ही नहीं पढ़ा? तो आज अगर एक आदमी राजा का रोल कर रहा है, जब उसने राजशाही परंपरा को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो राजा कैसे वो अपने आप को स्थापित करेगा? सिर्फ आहार्य से। तो उसने एक वेश धारण किया तो उससे लोगों को ये लग रहा है कि हाँ ये राजा है, उसके जीवन का हिस्सा नहीं बना वो राजत्व, जिसे अभिनेता को समझने की जरूरत है। नाटक क्या है? अभिनेता का माध्यम। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अभिनेता की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि वो प्रस्तुत ऑडियंस के सामने वही जाता है। लेकिन निर्देशक का काम ये है कि वो अपने एक्टर को उस पूरी ट्रेडिशन से परिचित करवाए। आज के कितने निर्देशक हैं जो संगीत की राग को समझते हैं कि ये भैरवी है कि ये मालकोस है? कितने लोग हैं वो नहीं जानते। लेकिन जब हम नाटक करने बैठते हैं, हमको जब नाटक करना होता है, मुझे पता है मैं जब नाटक करूंगा तो मुझे पता है कि मुझे कौन सी राग चाहिए। तो मैं अपने म्यूजिक वाले से कहूंगा नहीं नहीं इस राग में लाओ, यहाँ पे मुझे ये स्वर चाहिए। ये जो स्वर देना है ये सबसे मुश्किल काम है। नाटक में वाचिकता को बहुत महत्व दिया गया है, उसको समझने की जरूरत है। वो असल में स्वर को महत्व दे रहा है। हम जिसे सूर्य कहते हैं गोपाल जी, उस जी। सूर्य का अर्थ यही है कि जो स्वर देता है वो सूर्य है। जी, जो स्वर देता है वो सूर्य है। इसलिए हमने ये कहा कि सामगान जो है
गान को हमने महत्वपूर्ण माना है नाटक में, क्योंकि गान हाँ। कहाँ से मिल रहा है? साम से। और साम किसका क्षेत्र है? सूर्य का। सूर्य का। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। हम क्या है कि उनके बारे में जानते नहीं है। अगर किसी को ये समझाने की कोशिश करें तो कईयों को ऐसा लगता है कि आप तो साहब अब शास्त्र का बखान करने लग गए। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने शास्त्र नहीं पढ़ा है तो क्या वो थिएटर नहीं कर सकता? नाट्य शास्त्र खुद कहता है कि जिसने नहीं पढ़ा है वो भी कर सकता है। थिएटर करने में कहाँ ऐतराज है? लेकिन जिसने पढ़ के किया है उसका नाटक बेहतरीन नाटक होगा। जिसने नहीं पढ़ के किया है वो अविकृत नहीं रह सकता, विकृत हो जाता है। हो जाएगा। ये जो विकृति है जिससे हमको बचना है, लोक नाट्य की एक विशेषता है अविकृत, सहज, जिसे हम सहज कहते हैं। ये सहज होना ही सबसे मुश्किल काम है। जीवन में सबसे मुश्किल काम है सहज होना। जी। और सहज को साधना भी बड़ा सबसे मुश्किल है सबसे मुश्किल जी। काम यही है कि आप सहज रहें। क्योंकि आज सारी की सारी ह्यूमन प्रॉब्लम क्या है, जिसे मनोवैज्ञानिक समस्याएं कहते हैं, मनुष्य जिनसे जूझ रहा है, वो असहज होना ही तो है। इसलिए नाटक में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो मैं तो ये कह रहा हूं कि वो साधना की तरफ अपने पांव बढ़ाता है, जिसमें जी सहज होना जी सीखा जाता है। सीखा आदमी जा रहा है सहज सहज। कैसे होता है, ये हाँ जी। नाटक सिखाता है सहज होना। क्योंकि सहज होने का अर्थ है अपने स्वभाव को जानना। जी। एक अभिनेता का सबसे जरूरी काम यह है कि वो अपने स्वभाव को जान ले। क्योंकि जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हम जिस चरित्र को निभाने वाले हैं उसके सामने हम सरेंडर नहीं करेंगे। एक जी अभिनेता है, एक चरित्र है, ये दो महत्वपूर्ण अलग बात। चीजें हैं। अभिनेता जब चरित्र में जाता है तो वो अपने आप को सरेंडर करता है। उसके लिए जरूरी है कि वो अपने स्वभाव को समझकर उसको सरेंडर कर दे, समर्पित कर दे। तभी वो उस भाव को पकड़ पाता है जो चरित्र का भाव है। जी। इसलिए उस सहजता में जाना एक अभिनेता के लिए लोक नाट्य की कसौटी। जैसे ही हम नाट्य की कसौटी में जाते हैं, नाट्य धर्मिता में जाते हैं, तो हम उस सहजता में जरा सा छौंक लगाते हैं। उसे हम कहते हैं अतिशयता। हम उस सहजता को जरा बिल्डअप कर देते हैं तो वो सहज नहीं रह पाता। आधुनिक नाटक जिसे हम आज कहते हैं वो असल में उन्हीं चीजों की समस्या ये है कि हमने आधुनिकता को ही नहीं समझा। आज थिएटर करने वाले लोग हैं, आज अब हम अभी आधुनिक नाटक की बात कर रहे हैं, अब ये उत्तर आधुनिक समय चल रहा है। तो जब हमने मॉडर्निटी को ही नहीं समझा तो पोस्ट मॉडर्निटी को कैसे समझेंगे? जी। इन सारी चीजों को नाट्य करने वाले को समझना चाहिए। क्योंकि नाट्य की परंपरा जो है भारतीय अवधारणा में ऋषि परंपरा है। हम जो भी जी। कर्म कर रहे हैं वो असल में ऋषि कर्म कर रहे हैं और उसमें ऋषि होना ही सहजता की कसौटी है। जब तक नाटक करने वाला ये नहीं समझता है, आधुनिक नाटक के नाम पे तो हम डिजाइन करते हैं। आजकल आपने देखा होगा नाटक करने वाला जो ब्रोशर होता है उसमें कहता है डिजाइंड बाय। हाँ जी। हाँ जी। पहले लिखते थे डायरेक्टेड बाय, हाँ जी। अब वो डायरेक्शन के साथ लिखता है डिजाइन बाय। हाँ जी। तो ये जो यंत्र आ गया है नाटक में,
इसने नाटक की उस सहजता का नुकसान किया। आज हमारे नाट्य शास्त्र ने ये कहा कि नाट्य वो चीज है जिसमें कलाएं, शिल्प, ज्ञान, विद्या, योग सब शामिल है। हमने अंग्रेजी में उसका एक शब्द लिया कंपोजिट आर्ट, और कंपोजिट आर्ट के नाम पे हम थिएटर में भी कैमरा लागू करते हैं। अचानक एक स्क्रीन पे सीन आने लगता है। नाटक का मतलब है जीवंतता। हम उस जीवंतता को वहां खंडित कर रहे हैं और कंपोजिट आर्ट के नाम पे कर रहे हैं। तो आधुनिक नाट्य जो है, जो विकास कर रहा है, होना तो ये चाहिए कि नाट्य का विकास ये हो कि आप अपने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उस जीवंतता को प्रेक्षक तक सहजता से पहुंचा सके। उसकी बजाय हम मशीनों का उपयोग, यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। तो बेसिकली हम एक्टर की सीमा को कम करके आंक रहे। हम एक्टर पे विश्वास नहीं कर रहे कि वो ऐसा कर लेगा। हम उसकी बजाय यंत्र पे विश्वास करते हैं। हम लाइट डिजाइन करते हैं। आजकल आपने आधुनिक नाटक में देखा होगा, सबसे ज्यादा क्या होता है, लाइट की तामझाम होती। डायरेक्टर जो होगा, वो अच्छा डायरेक्टर कौन है जो बहुत लाइटों का उपयोग करे। लोकनाट्य क्या करता है, एक लालटेन लगा के करता है। वो तो एक गैस का लगा रखा है, या अभी लाइट आ गई है तो एक लट्टू लगा रखा है। हाँ, उस पर फेड आउट फेडिंग नहीं होता है। लेकिन हमने उस यंत्र का उपयोग किया, अच्छी बात है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन किस सीमा तक, इसको जानने की, समझने की आज के थिएटर करने वाले को आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही। बहुत सारे शास्त्रों को और अपने जीवन के अनुभव को एक बड़ा लाइन में, एक दो लाइन में युवा लोगों तक पहुंचा दिया। मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूं कि सहज रहना जो व्यक्ति को, अभिनेता को, निर्देशक को बहुत असहज कर देता है, वो बहुत जरूरी है। आधुनिक रंगमंच किया जा सकता है, लेकिन अगर उसे बहुत अच्छा करना है, कंपैरेटिवली देखते हैं, यार मैं नाटक करता हूं लेकिन मेरे नाटक का इतना प्रभाव नहीं आ रहा है, मैं नाटक कर रहा हूं, बड़ी मेहनत से कर रहा हूं, तो उसमें कमी कहां है? आपने बहुत साफ शब्दों में कहा है, बताया है, हमें निर्देश दिया है। मैं सोच रहा हूं कि मेरे युवा साथी इस पर बहुत गौर करेंगे कि अभिनेता को और निर्देशक को जीवन को पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कहीं नाइत्तफाकी से हम लोग छोड़ आए हैं। तो हम वापस उस लोक नाटक की परंपरा और अपना जो लोक धर्म है, जो हमारे अवचेतन मन में कहीं स्थापित है अभी भी, उसको भी हम पुनर्जागृत कर पाएंगे। एक सहजता और सरलता की बात है। गोपाल जी, मैं आपसे मुखातिब होता हूं जी, और मैं उदाहरण के साथ मुखातिब होना चाह रहा हूं आपके साथ में। आपका एक नाटक भोपा भैरूनाथ जी, बड़ी सहजता और सरलता से दर्शक के अंतर मन की उन तहों तक वो पहुंचता है और उनको छूता है कि आदमी अपलक उसे देखता रहता है, नाटक कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। नाटक की, उसके अभिनेताओं की, उसके किरदारों की वो सहजता, वो सरलता कैसे इतनी तरलता से उस नाटक में प्रवाहित हुई। लोक नाटक के कौन से तत्व हैं उसमें और आधुनिक नाटक के आप कौन से तत्व देखते हैं, तो हमें समझने में आसानी रहेगी, इसलिए वो उदाहरण लिया है। ध्वनि नहीं आ रही है सर। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है आप हाँ तक? जी, सुन लिया मैंने। अंतिम जी, पंक्ति नहीं समझ में जी। अंतिम पंक्ति मैं दोबारा आपको निवेदन करता हूं कि आपने उस सहजता, सरलता को जिस तरलता से अपने नाटक और अपने किरदारों में उतारा, जी, तो
उदाहरण के साथ मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि समझने में आसानी रहेगी कि लोक नाट्य के कौन से तत्व हैं उस नाटक में और आधुनिक नाटक के कौन से तत्व उसके अंदर शामिल किए गए। तो एक मिलीजुली प्रस्तुति हमको इतनी सुंदर तरीके से, सहज तरीके से देखने को मिली। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आभार कि आपने मतलब इतना याद रखा उस नाटक को और उसके बारे में चर्चा की। मूलतः जो बात मुझे समझ में आती है वो ये आती है कि एक तो होता है कि आप दिखाने के लिए कुछ कर रहे होते हो और एक होता है कि आप देखने के लिए कुछ कर रहे होते हो। जब आप देखने के लिए कुछ कर रहे होते हो तो दिखाने का वो, हालांकि दिखाया तो जा रहा है, लोग देख तो रहे ही हैं, सामने बैठे हैं लोग देखने को और आप दिखाने के लिए ही कर रहे हो, लेकिन दिखाने का भाव आप पर अगर ज्यादा सवार है, अगर आप दिखाने के भाव को बहुत ज्यादा रखे हुए हो अपने अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपकी सहजता नहीं रह पाती उतनी, क्योंकि आप दिखाने में ही लगे रहोगे कि आप चाहते हो कि देखो अब ऐसा कर सकते हैं, देखो हमने ऐसा किया। जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि वो डिजाइन होने लग गई अब, तो वो डिजाइन, लाइट या जितने भी उपकरण हैं या जितने भी जो सुविधाएं हैं उनकी उपयोगिता आपके कथ्य के लिए कितनी, बहुत सारे अच्छे खूबसूरत बटन है तो हम पूरे कमीज पे तो नहीं लगा लेंगे ना उसको, तो उसकी जरूरत कितनी है, वो मतलब उतनी जरूरत के लिए हमारी बात को कहने के लिए उसकी जितनी जरूरत है उतना हम उसको ले सकने का अगर संयम बरतें और हम मूल अवधारणा जो हमारी है, जो हमने समझी है, और जैसा कि कहते हैं, पूछा जाता है अक्सर कि भाई आपने ये नाटक क्यों किया, ये नाटक आपने क्यों उठाया, क्या ऐसा लगा आपके ये नाटक। तो मुझे लगता है कि जो भी नाटक आप, तो कोई भी निर्देशक अगर चयन करता है करने को, तो ज्यादा जरूरी है कि आप उस नाटक की जो भी कथा है, उसके जितने चरित्र हैं, उनको आप बहुत गहरे से पहले समझें, पढ़ें। जैसा डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि आप जीवन तो पढ़ते नहीं हो तो जीवन से जो है, असल में सारे चरित्र तो जीवन से ही आएंगे ना सर, बाहर से तो आप, जीवन के बाहर से तो कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है जीवन से ही है। और अगर जीवन को आपने बहुत अच्छे से समझा है, उन चरित्रों, वो चरित्र आपके परिचित हो गए हैं, तब आप उनको करने के लिए, और आप अपने जितने भी अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, सबको आप ये बताइए कि ये आपको दिखाना किसी को नहीं है, कोई देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वैसे जैसे हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं जीवन में, पर हम ये तो नहीं, अतिरेक तो नहीं करने लगते हैं ना, हम जीवन जी रहे होते। वैसे ही ये चरित्र जीवन जी रहे हैं जिनको हमने उठाया है, तो इन चरित्रों को आप जी लो। अब इसके जीने की जो अभ्यास है, उनको वो जो सरलता जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तब आती है धीरे धीरे जब उन चरित्रों के साथ अभिनेता अपना परिचय पूरी तरह से बना लेता है। और वो परिचय तभी बनता है जब आप उनसे वाकफियत करने के लिए जीवन पढ़ रहे हैं, या उनसे संबंधित कहीं जहां भी, जिस भी पुस्तक में, जिस भी शास्त्र में जहां वर्णन है वहां से लाते हैं, कहीं से तो आपको लेना ही पड़ेगा संदर्भ। केवल कल्पना के जरिए आप किसी चरित्र को नहीं निभा सकते, आप निभा सकते हैं लेकिन फिर उसमें वो सहजता और उसकी प्रामाणिकता नहीं आ पाएगी। तो उसकी प्रामाणिकता ही उसकी सहजता है, अगर, और आपकी सहजता ही उसकी प्रामाणिकता है। आप कितना उसके साथ एक में एक हो पाते हैं, कितना उसके साथ अपना, मतलब आप नहीं रह जाएं और वो रह जाए, और वो अपने तरीके से चरित्र अपना जीकर निकल जाए, इतना भर तो काम है, कोई बहुत जटिल काम तो है नहीं। अगर हम ये कहते हैं हम नाटक करने वाले हैं या हम अभिनय करने वाले हैं, तो ये तो एक साधारण सा काम तो है। डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा कि वो नाच जो है वो आसान नहीं है,
लेकिन वो सच में बात है कि वो आसान नहीं है, लेकिन वो आसान तब हो जाता है जब आप उसके साथ एक होने लगते हैं, जब उस सुर को पकड़ने लगते हैं। वो सुर ही प्रमुख है, भले वो अभिनय में हो कि भले वो गायन में हो कि भले वो नृत्य में हो। वह एक जो जीवन सूत्र है, वो पकड़ना, वो जब आता है तो अपने आप सरलता और सहजता आ ही जाती है। और नहीं तो आप दिखाने के लिए ही सिर्फ करे चले जा रहे हो, आप यही बताने की कोशिश करे चले जा रहे हो कि देखो देखो मैंने क्या किया। एक जो ये है कि आप देख रहे होते हो और एक दिखा रहे होते हो, यही अंतर मुझे लगता है सिर्फ, कि एक दिखाने के लिए किया जाता है, एक जब आप देखने के लिए लगते हो तो सहजता हो जाती है। जी गोपाल जी, डॉक्टर साहब ने बहुत सारे राजस्थानी भाषा के नाटक किए हैं और बहुत खूब किए हैं। मैं अपने मुंह से क्या कहूंगा, मैं उम्र और अनुभव में बहुत छोटा हूं इनके सामने। किसी एक कोई नाटक का कोई संदर्भ आपको याद आता है डॉक्टर साहब के किसी एक नाटक का, तो इनसे इनकी मायड़ भाषा में जो डॉक्टर साहब की खूबी हैं, जिनके लिए डॉक्टर साहब जाने जाते हैं, उस भाषा में आपसे कुछ संवाद सुनेंगे या उनके बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर साहब से धर्म युद्ध आपका एक नाटक है। मैं तो मतलब मुझे तो स्मरण में डायलॉग ऐसे है नहीं, डॉक्टर साहब ही बताएंगे। नहीं, संवाद नहीं, मैं अब उस नाटक के रचना और उसके प्रस्तुतिकरण में डॉक्टर साहब कैसे कैसे गुजरे। जैसे आपने फरमाया कि मैंने जीवन से लिया है उन चीजों को, मैंने एक एक किरदार को जाके देखा है और वहां से मैं लेकर आया और फिर उनका अध्ययन किया और फिर अपने कलाकारों को उसको जीवंत करने के लिए प्रेरित किया। तो वैसे ही डॉक्टर साहब तो बहुत लेखनी के धनी है, मां सरस्वती बहुत कृपा है, बनी रहे और इनसे कहीं ये परंपरा हम में भी आए, हम तो ये कामना करते हैं। तो आदरणीय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके धर्मयुद्ध नाटक को आपने कैसे रचा, उसमें लोक तत्व कौन से रहे, आधुनिक तत्व और नाटकीय तत्व कौन से आपने लगाए उसमें? अपनी भाषा में मैं तो अब आनंद आवे सा हुकुम। मैं तो राजस्थानी में ही बोलूं। मैं तो देखियो आप लोगों कहीं तो पूरो देश रे वास्ते जमावड़ो है, आपने लागे लाग भाई मैं हमारी भाषा में बोलने इन्हें सीमित कर रही हूँ। नहीं हुकुम, मैं तो आपने सभा ने ठाया कि मैं तो राजस्थानी में ही बातचीत करूं, कम राजस्थान में। हाँ हुकुम। असल में गोपाल जी जकी बात कही और गोपाल जी रे जिन नाटक रो आप रेफरेंस दियो, बोबा भैरूनाथ जी, एक शहर में रेवणियो आदमी जिको थान और भोपा देखिए ही नहीं वे, उन्हें नहीं ठाए कि बोपेरे पिंड में की करावे भाव। हाँ, तो वो कितरो भी कल्पना कर ले, उन्हीं कल्पना उठे फैल है, क्योंकि एक्टर की चुनौती है। मैं मानू कि खांडेरी धाड़ माते चालनो, एक्टिंग करना आसान काम नहीं है जी। वो बच्चों जिको भोपो बने और जिन्हें भाव आवे, अब उन्हें और ध्यान रखना है कि कठे और भाव अतिरेक माते नहीं जातो रे और कठे और भाव कम नहीं पड़ जा, और जिको बैलेंस रखना है कि ऑडियंस ने लागे कि हाँ इन्हें भाव आएगी। हो आज अगर अपे भीलारे नाटक गवरी ने देखा और गवरी में गवरी हो रही है और होता होता ऑडियंस में भाव आ जाए और ऑडियंस में उठाने लावनो पड़े कि इन्हें देवी आएगी, इन्हें भाव आएगी हो, तो और को भाव आवनो है। जब तक आप उन अनुष्ठान रा कदे साक्षी नहीं रहा हो तब तक आप उन्हें संभव नहीं कर सको। एक अभिनेता ने जीवन जाननो है, इनो अर्थ हो जे कि उन्हें पछे उन प्रक्रिया में जावनो पड़े को भाव की कराया कर, क्योंकि अपे आजकल पढ़िया लिखिया लोग आ जन अपे हैंगो पहले तो उन्हें रिजेक्ट करा, कहने नहीं है भाव भी जो क्यों नहीं आवे, ये सब ढकोसला। लेकिन जिको उन अनुष्ठान ने माने
उन्हें वो बिल्कुल आ माने कि नहीं वो भाव आए और देवी आई है तो देवी आई थी जी और उन टाइम उन्होंने को शरीर जिन तरह तनी चे गोपाल जी रे उन नाटक में जिको अभिनेता काम करे उन्हें आप रे उन शरीर ने साधनो पड़े कितो तननो है वॉइस में कितनी वो तनाव कठे झलकनो चाहिए और कितो बैलेंस राखनो है कि ऑडियंस ने ओ नहीं लागे कि और लाउड वेगो है और अबे वो नकली लाग रही है जिको के आधुनिक नाटक करता थका एक्टर साथे अक्सर समस्या हुए कि वो उन चरित्र रो हिस्सो बने ही नहीं वो चरित्र वहां बारे छूट जावे हमारे राजस्थानी नाटका ने अगर मैं देखूं तो जी चाहे वो धर्मयुद्ध हो चाहे जमलीला हो चाहे यात्रा हो मारे रिहर्सल री लंबी प्रक्रिया तो उन रिदम ने पकड़नी प्रक्रिया है जिकी उन नाटक री रिदम बने जी एक्टर कई महीना तक सिर्फ उन माते काम करे कि वो कीकर उन रिदम ने पकड़ेला असल में होवे कहीं है कि आपे जिन टाइम नाटक करा तो नाटककार तो इतो ज लिखेला मान लो भास है भास रो नाटक है मध्यम व्यायोग अब मध्यम व्यायोग में भास लिखेला भीम का प्रवेश या हाँ जी मान लो मारो नाटक जमलीला है तो मैं नाटक में स्क्रिप्ट में तो इतो ज लिखूंगा जमराज रो आवणो हाँ जी लेकिन एक निर्देशक ने या एक एक्टर ने अबे उन्हें आपरी कल्पना में लावणो पड़ेला कि जमराज कीकर आया करे जी अगर निर्देशक अच्छो नहीं है जानकार नहीं है तो जमराज सीधो सीधो आई क्यों तो ऑडियंस तक जमराज पूगो ही नहीं क्योंकि जमराज रो आवणो जको है वो खास तरह री ध्वनि है जिन ध्वनि सु जमराज एस्टेब्लिश हो गए अगर मध्यम व्यायोग रो भीम रो आवणो है भीम का प्रवेश अब भीम की करावेला आपने कुछ ध्वनि जकी है वह उठे उत्पन्न करनी पड़ेला जिकी ऑडियंस रे मन में भीम री छवि बनावे जी जमलीला जिनसे मैं करा था जमराज री एंट्री रे साथ ही उन ध्वनि ने माने तय करनी पड़े कि आ ध्वनि आवेला और ऑडियंस ने धीरे धीरे लागेला कि कोई बड़ी चीज आ रही जेकी साधारण नहीं है जेकी अति मानवीय है क्योंकि मानवीय तो अपे हाँ हाँ अति मानवीयता में ते जा रही हाँ तो उन्हीं रिदम अलग वेला उन्हीं कॉस्ट्यूम अलग वेला लेकिन उन सब में उन एक्टर ने सहज रहनो हाँ वो जमराज की एक्टिंग नहीं कर रही हो उन्हें बस और करना है कि मैं जमराज हूं इन क्षण में जी अपराटे कहीं है कि मॉडर्न थिएटर करण वाला एक स्टेंसोलवस्की नाम रे एक अपारो बहुत बड़ो पुरोधा वियो थिएटर रो जिको एक एक्टिंग मेथड देगियो और मॉडर्न थिएटर पढ़निया अधिकांश लोग स्टेंसोलवस्की रे उन मेथड एक्टिंग ने देखे तो वो स्टेप बाय स्टेप चीजा ने बतावे कि एक्टर ने की कर प्रिपेयर करना चाहिए खुद ने करेक्टर में जाऊन वास्ते जी लोक नाट्य में उन प्रिपरेशन जो नहीं है लोक नाट्य में आप कितना सहज रह सको इन माते जोर दिए उठे स्टेप बाय स्टेप नहीं जावनो है मॉडर्न थिएटर करा जब कहीं करा अपने का कंसंट्रेट करो एक्टर ने कहा नाटक शुरू होने पहले एक्टर ने कहा चुप रहो अपने आप को कंसंट्रेट करो रोल में रहो आप कभी लोक नाट्य में देखियो कि कोई लोक नाट्य जिको अभिनेता है वो कंसंट्रेट करियोड़ो बैठो नहीं लोक नाट्य भीड़ बेली मेरी है वे उठे अभिनेता वहां स्टेज खड़ा है वहां वता ही कर रहा है और जो ही वे करेक्टर बने
एकदम सो ट्रांसफॉर्मेशन हो जावे। हाँ आज की सहजता है आ बहुत मुश्किल शू आवे। आ उन खांडेरी धार माते चालनो है अभिनेता। तो लोक नाट्य राज का तत्व है, जो लोक नाट्य रो एक बहुत प्रसिद्ध तत्व है कि आप दूरी ने की कर एक छोटी सी जगह माते प्रस्तुत करो। हाँ, एक बहुत बड़ी मान दूरी लो को। हाँ, मैं जोधपुर में बैठा हूँ, मैं कहूँ मैं दिल्ली गयो, तो लोक नाट्य में लोग बहुत सहजता सु उन मंच माते 2 चक्कर लगावेला और कहला आ दिल्ली आई। हाँ आज की मन ने आ विश्वास दिरानो है कि नहीं आई कि नहीं दिल्ली। हाँ बिल्कुल, और दिल्ली हम अधिक है। हाँ, हाँ तो वो अभिनेता जको है वो आपरी नृत्य री गतियां सु हाँ जी, उन्हें प्रस्तुत करे, वो लोक तत्व है जिन्हें माध्यम सु वो रिफ्लेक्ट वे के आ दूरी की कर पाट ली। आ दूरी एड़ो नहीं है कि आ संस्कृत नाट्य परंपरा रो हिस्सो नहीं है, वह उठे है। हम्म, आज अपने उन्हें लोक नाट्य रो तत्व मान लियो, क्योंकि सहजता जठे भी है। जीवन जब तक सहज है तद तई समाज सहज है। तमाम अशांति, तमाम हिंसा आ क्यों है? क्योंकि असहजता है जीवन में, समाज में। और नाटक आपने हमेशा हिंसा रे विरुद्ध खड़ो होने वास्ते प्रेरित कर, किनी भी तरह री हिंसा। मारो नाटक धर्म युद्ध चको है, वो एक स्त्री रे प्रति हिंसा रो नाटक है, और स्त्री री वह लड़ाई है उन हिंसक समाज रे विरुद्ध। वह मूलत उन अहिंसा में जावनो है जिनने कारण सु जीवन बचियोड़ो है, सुरक्षित है। आज अगर पूरो समाज हिंसक हो जावे तो कहीं जीवन सुरक्षित रहेला? आज आतंकवाद रो जिको अपे देखा रूप, जिमें जीवन सबू ज्यादा डरियोड़ो कौन है? जीवन ने चिंता है। और नाटक जिन दिन भी अपे करा, आप हमेशा हिंसा रे विरुद्ध खड़ा हो, हिंसा रो प्रतिकार करो। नाटक रो सबसे बड़ो गुण है कि वह हमेशा अहिंसा रे पक्ष में खड़ो हो। इन वास्ते जदे भी अपे नाटक रे क्षेत्र में जावा, अपे प्रेम रे क्षेत्र में जावा, क्योंकि नाटक एक एड़ो कर्म है जिको एकलो नहीं। आपने सगला ने साथे लेर चालनो। एक एक्टर एकलो काम नहीं कर सकते, 20 एक्टर है जिका मिलने एक काम करेला, तो आज की सामूहिकता है और जिको समूह मन है और जो लोक तत्व है। आधुनिक वेताई आप व्यक्ति वेगा, लोक नहीं रहा। इन इंडिविजुअल फर्क हो ने इन फर्क ने जो ही समझ लाला कि एक जगह व्यक्ति वेणो है, एक जगह लोक रो हिस्सो बनियोड़ो रहनो है, तदी जपे आधुनिक और लोक रे अंतर ने समझ पाऊंगा। बहुत बढ़िया। ठीक। जी, बहुत 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 सुंदर बात हुई। एक बात और निकल आई, गोपाल जी आपसे मुखातिब था और आपने कहा कि उस नाटक को सरल सहज बनाया, किसी भी चरित्रों को, जीवन को पढ़ के देख के। हमारे कुछ युवा साथियों के मन में एक जिज्ञासा सहज आ सकती है, या मान लीजिए किसी नाटक को मैं डायरेक्ट करता हूं तो मेरे भी सामने बात आ सकती है कि कुछ ऐसे किरदार आते हैं, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं है और जो लोक जीवन में देखना संभव भी नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, मान लीजिए धर्म युद्ध में जमराज रो कैरेक्टर वे, मान लीजिए भीम का कैरेक्टर है, भगवान राम का कैरेक्टर है, तो उसको हम कहां से अपने कलाकार के सामने प्रस्तुत करेंगे, दर्शक के सामने प्रस्तुत करेंगे? लोक में से उठाएंगे, लोक मानस से कहीं से उठा रहे हैं, या
आधुनिक विचारधारा से चल के इमेजिनेशन एंड बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड उन चीजों से, उन तत्वों से उसको उठाने में हमें सहायता मिलेगी। उस किरदार को कैसे पोर्ट्रेट करेंगे हम, जिनको देखा जाना। मानना जी जी हाँ, मैंने बात जी पूरी कर ली। जिनको हाँ देखा जाना संभव नहीं है। हाँ मेरा मानना है पायल साहब जी कि नाटक जो है असल में मनुष्य की चित्त दशाओं के उत्थान पतन का नाम है। जो आपकी चित्त दशा है हाँ उसका उत्थान पतन ही जो मनोदशाएं हैं सारी, उसी को ही हम अपने नाटक में लेते हैं। वही हमारे नाटक का कथानक है जी कि कितने तरह के चरित्र हैं, किस किस प्रकार से कौन कौन चरित्र किस किस तरह से कहां कहां अपना मतलब जो है आचरण दिखा रहा है। जी तो जितने भी चरित्र हैं, जिनको ऐसे चरित्र हैं जिनको हमने नहीं देखा है, लेकिन जी उस कथानक में उस चरित्र के बारे में जो जो लिखा गया है, उसको पढ़कर हम ये तो अनुमान लगा ही लेंगे ना कि वो किस किस तरह के की चित्त दशा का व्यक्ति है। जी तो उस चित्त दशा के अनुरूप, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यमराज अगर आएगा तो कैसी हम उसकी एंट्री देंगे, कैसे ध्वनि होगा वो। तो यमराज को हमने ऐसे तो नहीं देखा। हमको तो हाँ यमराज अगर किसी ने सबसे पहले कल्पना की भी होगी तो वो भैंसे पर बैठ के आएंगे और है ना, उस तरह से कुछ विचित्र सा उनका वो होगा। ये भी कल्पना ही तो है। हाँ तो हो सकता है कि कोई यमराज को एकदम टाई लगवा के और उस तरह से लेके आए और उसको भी प्रामाणिक रूप से बता दे कि हाँ ये यमराज था या ये यमराज है, जो हाँ सूट पहन के आया है और टाई लगाया हुआ है और हैट लगा रखी है, और ये यमराज है। संदर्भ, वहां संदर्भ भी हम देखेंगे कि किस संदर्भ में हम कौन से चरित्र को ला रहे हैं, किस चित्त दशा और किस मानसिक दशा का ये व्यक्ति है, इसका आचरण कैसा है। उन्हीं सब चीजों से ही तो हम कल्पना करेंगे ना। फिर जितने रंग हैं, जितनी ध्वनियां हैं, कौन सा रंग कौन सी चित्त दशा के लिए उपयुक्त रहता है, कौन सी ध्वनियां किस तरह से। एक छोटा सा संस्मरण है। मैं जोधपुर में हाँ बच्चों के साथ एक स्कूल में एक कार्यशाला में था और मेरे जिम्मे आया था कि मैं मतलब वहां कहानियां कहूं बच्चों को, स्टोरी टेलिंग करके। तो मेरा मन ये था कि मैं कहानियां बजाय इसके कि मेरे पास जो कहानियां हैं वो सुनाऊं, उसकी बजाय मैंने सोचा कि मैं बच्चों से कहानियां बनवाऊं। तो मैंने बच्चों से पूछा वहां तो कैसी कहानी अपन कहें, तो 90% बच्चे कह रहे थे कि हमको हॉरर कहानी चाहिए। तो चलिए हॉरर कहानी बनाते। तो बच्चों ने मतलब एक किला, एक हवेली, उसके बड़े किवाड़, फिर उन किवाड़ों की आवाजें, वो चर्र ये और चमगादड़, वो उस संबंधित तमाम उस तरह के मतलब जो है पक्षी भी उन्होंने कोयल या तोता नहीं बोला उन्होंने, हाँ उन्होंने कहा चमगादड़ है ना, या मतलब रात को उल्लू या मकड़ी के जाले, वैसे किवाड़, वैसी ध्वनियां, सियार बोलते हुए रात को, ये उन बच्चों ने कल्पना की। तो मुझे लगता है कि जब आप इस तरह का, तो कितने रंग हैं, कितनी ध्वनियां हैं, संगीत कैसा होगा, उसकी उसकी आमद जो होगी चरित्र की वो किस तरह से होगी, क्योंकि वो चरित्र इस मनोदशा का, इस चित्त दशा का है और उसका पूरे नाटक में ये आचरण है। उसके अनुरूप ही हम उसका मतलब जो है उसको देखेंगे भी और उसको स्टेज पर लाएंगे भी। ये इस पर भी निर्भर करेगा कि वो संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में आप कौन से चरित्र को लेकर आ रहे हैं। वैसे देखा जाए पायल साहब, हालांकि आपके प्रश्न का हिस्सा ना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि नाटक असल में मनोरंजन तो ठीक है अपनी जगह, मनोरंजन तो होता ही है नाटक से, लेकिन मुझे लगता है कि नाटक असल में आध्यात्मिक क्रिया है। ऋषि क्रिया है, डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं ऋषि कर्म है। तो ये असल में इस तरह से ये साधना होती है और इस तरह से इस साधना में वैसे ही अपने आप को उपस्थित
करने में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं, या कितना हमने साधना की है, या हम इसको किस तरह से ले रहे हैं, असल में इसी पर सबसे ज्यादा बात निर्भर करती है कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो क्या है, कि हम ये कर जो रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसा चाहते हैं करना, कैसे होना चाहते हैं। तो ये जो होने की जो मनोदशा है या होने की जो प्रक्रिया है, बजाय कि तो हम हो जाएं वही जो हम दिखा रहे हैं वही हम हो जाएं, तो उस वो एक अपने आप में एक यात्रा है, प्रोसेस है, उसी की हम रिहर्सल भी कर रहे थे। और जीवन में भी हम इसी तरह की रिहर्सल कर रहे होते हैं कि कल से मैं ये गलती ना करूं, कल से मैं थोड़ा ठीक मनुष्य बन जाऊं, कल से मैं और अच्छा व्यवहार करने लगूं, चिड़चिड़ ना करूं पायल जी पे जब फोन नहीं लग रहा था, ढंग से कुछ ना हो रहा था तो। चलिए, बहुत सार्थक, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। और डॉक्टर साहब की तरफ फिर मुखातिब होता हूं कि डॉक्टर साहब, लोक नाट्यों की परंपरा और भारत में आधुनिक नाट्यों की परंपरा के बारे में बहुत सारी बातें हैं और चर्चा बहुत विस्तृत हो सकती है, लेकिन अब संक्षेप में आप अपने मन की कोई बात जो दर्शकों के साथ में साझा करना चाहें तो कृपया दर्शकों के साथ इस बात को साझा करें। भारत की लोकनाट्य परंपरा और ये जो आज आधुनिक नाटक की परंपरा हम देख रहे हैं, इसमें कितना उजास है मन में, कितना उल्लास है, क्या अपेक्षा है हमारी लोगों से, क्या अपेक्षा है नाटक से, और कैसा हम आज देख रहे हैं। इन बात ने राजेंद्र सिंह जी यूं समझो हुकुम कि लोगारी नाटक सु कई अपेक्षा है। बहुत बढ़िया एक बात नाटक करने वाले ने सबसे पहली और जाननो चाहिए जी कि उनसु समाज री कई अपेक्षा। असल में नाटक करने वाला अपे जका जीव हाँ वे खुद ने कुछ विशिष्ट माना जी और अपने अधिकार बिना की नहीं दिया खुद ही लियोड़ा बैठा हाँ कि नहीं मैं जो काम कर रही हाँ वो एक बहुत ही विशेष कर्म है, मैं और इन समाज माते मैं कोई बड़ो एहसान कर रही हाँ जिको नाटक कर रही हाँ और समाज में बिल्कुल मरवा से समर्पित हो जानो चाहिए। अपने समाज में सामे एड़ो आचरण प्रस्तुत करनो चाहिए। मारो माननो है जी कि जिका रंगकर्मी है वाने समाज रे सामी आचरण सु प्रमाणित करनो चाहिए कि वे एक ऋषि परंपरा रा लोग है। बहुत खूब बात की। जिन दिन समाज रे सामी और प्रस्तुत वेजाला कि नाटक करने वाला लोग ऋषि परंपरा रा लोग है, उन दिन अपने आप नाटक ने वो महत्व प्राप्त हो जावेला जिको नाटक ने मिलनो चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत सुंदर बात कही, सच्ची बात। गोपाल जी, डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन आपके सामने है कि लोकनाट्य परंपरा और आधुनिक नाटक का ये जो काल हम लोग देख रहे हैं, इसमें इस विषय को लेकर कोई बात छूट गई, रह गई, आपके मन में कोई बात आ रही है तो कृपया हमारे दर्शकों के साथ में साझा कीजिए। नहीं, लगभग मतलब मैं समझता हूं कि सार को गही रहे थोथा लई उड़ाए, जो सार की बातें तो डॉक्टर साहब ने सब कह ही दी है, तो ऐसे भी ऐसी कोई बात नहीं, और बातों के सिलसिले भी जहां तक जा सकते हैं जा ही सकते हैं। हाँ। पर हाँ, ये बात मैं बहुत ही शिद्दत से बड़ी उसके साथ मानता हूं, और मैं डॉक्टर साहब से इस बात से और भी सहमत हूं कि हम लोगों ने नाट्य कर्म अपनी पसंद से चुना है, किसी ने हम पर थोपा नहीं है। जब हमने चुना है, हमारा आनंद है अगर ये, तो इसमें अहंकार कैसा। और अगर प्रतिभा परमात्मा का दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं ना गॉड गिफ्ट है, तो गॉड गिफ्ट है तो भी उस पर हम अपना वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो गिफ्ट है। तो उससे भी हम गिफ्ट के भी, वो तो गिफ्ट जिसने दी है उसका बड़प्पन है।
हम उससे इतराएं भी तो किस बात से इतराएं कि हम, हमारा उसमें है ही क्या। हमें तो ये ही हमारा सौभाग्य है कि हमें ये ऐसा मन का कुछ करने को मिल रहा है, हम उसका आनंद ले सक रहे हैं। और समाजोपयोगी वो हो जाए, क्योंकि समाजोपयोगी अगर वह नहीं है, आपका काम अगर आप जो भी कर रहे हो उसकी कुछ उपादेयता अगर समाज के लिए नहीं है, व्यक्ति के लिए नहीं है, तब तो उसकी निरर्थकता है। क्योंकि जीव जंतु तक जो काम कर रहे हैं उनकी उपयोगिता है। अगर एक मधुमक्खी शहद इकट्ठा कर रही है उसकी भी उपयोगिता अगर है, एक मक्खी हम जिसको कह रहे होते हैं, तो एक मनुष्य होने के नाते, और फिर उसमें भी आप ये जब सोच रहे होते हो कि आप कुछ, हाँ, तो वहां तो जाहिर सी बात है कि आपके काम की उपादेयता हो और आप इस उपादेयता के उपकरण बन रहे हो, तो आप इसके लिए विनम्र भी हो जाएं कि अरे मुझे ये अवसर मिला कि मैं ऐसा कर सका। जैसे मैं कई बड़े बड़े मतलब जो सिद्ध जो लोग हुए हैं कला के क्षेत्र में, वे लोग बड़े विनम्रता से ये कहते हैं कि सब ये ऊपर वाले की, मालिक की, ईश्वर की देन है। हम तो वो जो जिन्होंने पा लिया है, जिन्होंने इतना वो कर लिया है। मैं समझता हूँ, मैं इसी बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि ये हम लोग सरल हो जाएं, पहले ग्राहक बन जाएं ढंग से, उन सब तत्वों के पहले ग्राहक तो बने। हम में ग्राहकता की कमी आ गई है, हम ग्रहण नहीं करना चाहते, हम किसी को सुनना नहीं चाहते, हम ये समझ रहे होते। अब जैसे मैं बहुत ईमानदारी से कहूं, मैं मतलब एमए सोशियोलॉजी होने का कोई इसमें कोई ज्यादा अर्थ नहीं बनता है। इस विषय पर जिस पर मैं बात कर रहा हूं, इसमें मेरा बहुत ज्यादा अध्ययन उस तरह से है नहीं, लेकिन मैं सुनकर जितना सीख समझता हूं, शायद मैं पढ़ता उतना नहीं। इसलिए मुझे डॉक्टर साहब को सुनना, मैं हैरनिस सुन सकता हूं, मैं रात दिन सुन सकता हूं इनको। ऐसे महापुरुष, ऐसे विज्ञ विद्वान लोगों को सुनने का अवसर हमें मिला आपके जरिए, जयरंगम के जरिए। मैं तो ये आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमें, मतलब ये हम एक दूसरे से इस तरह से एक साझा कर सके। जी, तो जी, आभार आपका भी, और डॉक्टर साहब का विशेष, और जयरंगम का, सबका आभार। और मुझे लगता है कि बस आनंद फिर मिले जल्दी, कुछ अच्छा काम करने के लिए साझा करें। बहुत अच्छी सार्थक बात रही हमारे दर्शकों को। बहुत नई बातें, जिनमें कुछ बातें बिल्कुल अभिभूत कर देने वाली थी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो अवचेतन मन मनुष्य का जो सदियों से नहीं बदला है, ये मैंने भी आज पहली बार जाना डॉक्टर साहब की जानिब से। तो जयरंगम के इस मंच पर अब आभार करने का समय आ गया है कि मैं रेस्पेक्टेड डॉक्टर अर्जुन देव चारण साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं और करता हूं कि आपने अपना कीमती समय और जो ज्ञान है वो इस योग्य समझा। क्योंकि ये कहीं कहा गया है कि जो अज्ञानी को ज्ञान देना भी कोई बहुत ठीक बात नहीं है। यानी कुछ ज्ञानी लोग कहीं और भी बैठे हैं, दर्शक भी बन के बैठे हैं, उनके सामने आपने बहुत बातें कही, उनसे कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। आपका बहुत बहुत आभार है डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। आदरणीय गोपाल जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि उन्होंने अपनी वही खिलंदड़ ठेठ देहाती देशी अंदाज में जो बातें कह देते हैं और सीधी सीधी कह देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। रंगकर्म, आप दोनों ही महानुभावों के अनुभवों से आज जो कुछ सीखेगा, जो जानेगा, रंगकर्म का सौभाग्य है। और जयरंगम प्लेटफॉर्म को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं कि उन्होंने एक ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जिस पर हम लोग इस चर्चा में भागीदार बन सके। तो दर्शक बंधुओं, बहुत बहुत आप सभी लोगों का भी आभार कि आपने इस चीज को देखा, समझा। हम पुनः ऐसे ही किसी मंच पर, जयरंगम तो हमारा अपना रंगमंच है, जयरंगम हमारा अपना मंच है, इस पर भी और अन्य किसी मंच पर भी आपसे ये बातें फिर साझा करेंगे, फिर कभी आपके दर्शन और दीदार होंगे। ये कहते हुए आपसे विदा लेता हूं।
दोनों गेस्ट महानुभावों का धन्यवाद। राम राम साहब।